हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मार्शल यूनिवर्स सीजन 5 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पहले 4 सीजन्स नहीं देखे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर चेकआउट कर लेना। तो जैसा कि सीजन 4 तक की कहानी में हम लोगों ने देख लिया कि लिनडोंग डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सील को हासिल करने के लिए यहाँ एंशिएंट विल्डरनेस मोनामेंट आया हुआ था, जहाँ पर लिनडोंग को बेशक डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सील तो नहीं मिलता, लेकिन वो उसके पुराने मालिक से जाकर मुलाकात करता है, जिस मास्टर ने यहाँ लिनडोंग को अपना आशीर्वाद दे दिया था। इसके बाद वोंगलिंग डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सील को हासिल करने के लिए यिन पपेट सेट की तरफ जाता है, जिसके लीडर के साथ फाइट करते हुए आखिरकार वोंगलिंग ने वो एंसेस्ट्रल सील हासिल कर ली थी, जिसे पूरी तरीके से रिफाइन करना भी किसी चैलेंज से कम नहीं। लेकिन लिनडोंग की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार उसने इस डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सील को पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया था, जो करने के बाद लिनडोंग यहाँ लिन क्लैन कंपटीशन के लिए बिल्कुल समय पर पहुंच जाता है। उसके रास्ते में जो भी दुश्मन आया वो उन सबको लगातार हराते रहा ताकि वो फाइनल राउंड तक पहुंच सके, जहां पर फाइनल राउंड में लिनडोंग का मुकाबला लिन लैंगटियान से हुआ और इन दोनों के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जंग चली। जो जंग इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि लिन क्लैन के लीडर घबरा गए थे कि कहीं ये पूरी जगह कोलैप्स ना कर दे, इसलिए वो फौरन इस जंग को रोकते हुए लिनडोंग को विनर डिक्लेयर कर देते हैं, जो कि हिस्ट्री में पहली दफा हुआ था कि ब्रांच फैमिली का कोई वॉरियर लिन क्लैन कंपटीशन का चैंपियन बना हो। दूसरी तरफ यहाँ लिन क्लैन के सेक्ट लीडर भी लिनडोंग की खासियत पहचान गए थे, इसलिए वो उससे 100 एम्पायर्स वॉर के बारे में बताते हैं, जिस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए सेक्ट लीडर ने लिनडोंग को एग्री कर लिया था और यहाँ से लिनडोंग अपने एक नए सफर पर रवाना हो जाता है। साथ ही साथ अभी तक लिनडोंग ने लिन लैंगटियान की जान भी तो नहीं ली थी, यानी कि उसका बदला भी अभी तक अधूरा था, जिस बदले को पूरा करने का मौका यकीनन इस कंपटीशन के दौरान लिनडोंग को मिल जाएगा। अब आगे तो सीजन 5 की शुरुआत यहाँ लिन क्लैन के फ्लाइंग शिप से ही होती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए ये लोग यहाँ इंपीरियल सिटी तक पहुंच गए थे, जहाँ पर हम लोगों को इतने अरसे बाद हमारा हीरो लिनडोंग पहली दफा देखने को मिलता है और वो यहाँ इंपीरियल सिटी को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर बाकी के 4 मेजर क्लैंस के एयरशिप भी बारी बारी करके आने लगे थे, जो सब भी इंपीरियल सिटी में मौजूद एम्परर से मिलना चाहते हैं। दूसरी तरफ यहाँ लिन क्लैन का लिनडोंग इंपीरियल सिटी गेट की तरफ देखते हुए हैरान होकर कहता है कि क्या ये है इंपीरियल सिटी। ये सिटी गेट तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, यहाँ पर ये सारे के सारे क्लैन मेंबर्स काफी ज्यादा एटीट्यूड के साथ उसी सिटी की तरफ बढ़ रहे थे। तभी अचानक हम लोगों को यहाँ वांग यान देखने को मिला, जिसने लिनडोंग को यहाँ पर आता हुआ देख लिया था और उसे अपनी पिटाई याद आ गई, इसलिए उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ लिनडोंग की नजर भी जब वांग यान पर पड़ती है तो मुस्कुरा कर कहता है कि यहाँ पर तो कई सारे जाने पहचाने हुए चेहरे हैं। जो बात सुनकर यहाँ लिन क्लैन का लीडर भी लिनडोंग से सवाल करते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा वांग क्लैन के वांग यान के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिस पर लिनडोंग उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। इस पर सेक्ट लीडर लिनडोंग से कहता है कि फिर तो तुम्हें वांग यान की सीनियर ब्रदर से जरा बचकर रहना होगा, जिसका नाम वांगजोंग है। वांगजोंग मार्शल आर्ट में एक नंबर का जीनियस है और साथ ही साथ वो अपनी फैमिली को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव भी है। अगर तुम्हारा उसके भाई के साथ कॉन्फ्लिक्ट है तो यकीनन वो भी तुम्हारे लिए जरूर मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश करेगा। लिनडोंग यहाँ पर सेक्ट लीडर को इन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए तो शुक्रिया अदा करता है और बताता है कि मैं अपना ख्याल रखूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग क्लैन का लीडर जिसका नाम वांगली था वो काफी ज्यादा एरोगेंट है, क्योंकि दूसरे सेक्ट्स के 2 वॉरियर यहाँ उसे ग्रीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वांगली ने तो उन्हें कोई भी जवाब ना दिया और वो उन्हें फुल टू फुल इग्नोर करते हुए आगे की तरफ बढ़ गया। जिसका दूसरी तरफ लिन क्लैन का लीडर इंट्रोडक्शन करवाते हुए बताता है कि ये दोनों वॉरियर काफी ज्यादा बेहतरीन है। इसमें पहले लड़के का नाम है डायुन, जो कि हेवनली ब्लेड सेक्ट से बिलोंग करता है, जबकि दूसरे लड़के का नाम है मानशेन। मानशेन बर्बेरियन किंग सेक्ट को बिलोंग करता है। ये दोनों ही सेक्ट्स न्यू राइजिंग सेक्ट है, इसलिए यहाँ पर वांग क्लैन ने इनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करी। लेकिन मैं तो तुम लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि किसी भी हाल में इन दोनों को अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल भी कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी इंसान नहीं। जो सुनकर लिनडोंग और लिन लैंगटियान दोनों ही यस में जवाब देते हैं। यहाँ इन लोगों को इस तरह से बढ़ता हुआ देखकर वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों की नजर लिन क्लैन की लिन लैंगटियान पर पड़ गई, जिसे देखते वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि देखो, ये तो वही लिन लैंगटियान ही है ना, जिसे एक नए लड़के लिनडोंग ने हरा दिया था। ये बात सुनकर तो लिन लैंगटियान को भी काफी ज्यादा गुस्सा आया। वो गुस्से के साथ उन्हें घूरता है, जिस पर तो वो दोनों ही आदमी काफी ज्यादा घबरा चुके थे। पर तभी अचानक किस्मत से यहाँ पर एम्परर की आर्मी पहुंच गई, जिनका जनरल यहाँ पर आने वाले हर एक क्लैन मेंबर को वेलकम करता है और साथ ही साथ वो उन सब लोगों को अपने साथ यूर मेजेस्टी की तरफ ले गया, जहाँ दरबार पर पहुंचने के बाद इन लोगों को जानने को मिलता है कि एम्परर तो अभी तक यहाँ पर नहीं आए, इसलिए इन लोगों को कुछ देर इंतजार करना होगा। जहाँ पर इंतजार करते करते हम देखते हैं कि अचानक से वांग क्लैन के सेक्ट लीडर वांगली ने लिन क्लैन के
सेक्ट लीडर लिन फैन को छेड़ना शुरू कर दिया, जहां वांग ली लिन फान को छेड़ते हुए कहता है कि लिन फान, मैंने सुना है कि तुम अपने लिन क्लैन के एक ब्रांच फैमिली के मेंबर को यहाँ सीट सिलेक्शन के लिए लेकर आए हो। क्यों, क्या हुआ? लिन क्लैन के ओरिजिनल सारे के सारे लोग इतने ज्यादा कमजोर हो गए कि अब तुम्हें ब्रांच फैमिली की मदद लेनी पड़ रही है। जिस पर दूसरी तरफ लिन फान जवाब देते हुए कहता है कि चाहे मेन फैमिली हो या फिर ब्रांच फैमिली, दोनों ही लिन क्लैन का हिस्सा है और मेरे हिसाब से जो भी ताकतवर होगा और इस काबिल होगा कि उसे सीट सिलेक्शन के लिए लेकर आया जाए तो उसे लेकर आया जाएगा। यहाँ ताकतवर का सुनकर तो वांग ली हंसते हुए कहता है कि तुम ताकतवर की बात कर रहे हो, लगता है कि तुम भूल गए कि पिछली बार लिन क्लैन को हमारे वांग क्लैन ने कितनी बुरी तरीके से हराया था। इस बार भी सब कुछ 20 साल पहले जैसा ही होगा, कुछ भी नहीं बदलने वाला। जो सुनकर लिन फान यहाँ उनसे कहता है कि वांग ली, मुझे नहीं लगता कि आपको वक्त से पहले इस तरह की बातें करनी चाहिए। और ये कहते ही दोनों खामोश हो गए। तभी अचानक हम देखते हैं कि वांग यान भी यहाँ पर अपने सीनियर ब्रदर वांग जाओ को बताता है कि ये है वो लड़का लिन डोंग जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ वांग जाओ तो उसे गुस्से के साथ घूर कर देख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वांग लिंग तो उसे जरा सी भी अटेंशन नहीं देता। लेकिन चूंकि ये वांग लिंग का दुश्मन है, इसलिए लिन लैंगटियान उससे अच्छे से रिस्पेक्ट पेश करता है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हुआ। जहाँ वांग जाओ लिन लैंगटियान से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम इस लड़के को हैंडल क्यों नहीं कर पाए। इस पर लिन लैंगटियान जवाब देते हुए कहता है कि बस सीनियर ब्रदर, तुम ऐसा समझ लो कि ब्रांच फैमिली की एक लड़की की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी हो गई थी जो यहाँ तक पहुँच गया। जिस पर वांग जाओ जवाब देते हुए कहता है कि अगर कंपटीशन के दौरान इसका सामना मुझसे हो गया फिर इसकी किस्मत बिल्कुल अच्छी नहीं रहेगी, ये अनलकी हो जाएगा, क्योंकि इसने मेरी वांग फैमिली को बेइज्जत करने की हिम्मत करी है और इसे इसकी कीमत तो चुकानी ही होगी। यहाँ पर ये लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन चूंकि लिन डोंग इन लोगों को जरा सी भी अटेंशन नहीं दे रहा था, इसलिए वांग यान को गुस्सा आ गया और वो भड़कते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर सब तुमसे बात कर रहे हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, गलती से भी मेरे भाई के हाथों मत आ जाना वरना तुम कुछ ले जाओगे। जो सारी बातें सुनकर वांग लिंग यहाँ वांग यान की तरफ देखते हुए कहता है कि ओए, क्या तुम बोल रहे थे? मुझे लगा कुत्ते भौंक रहे हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अगर तुम लोग ये ख्वाहिश रखते हो कि तुम लोग मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर सको तो फिर मुझे तुम्हें रुलाने में मजा आएगा। जो सुनकर तो वांग यान गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने? तभी अचानक वांग सा उसके कंधे पर हाथ रखते उसे पीछे हटाकर आगे की तरफ आते हुए कहता है, लिन डोंग, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए कि तुम इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर सको। एक बार मेरे सामने आ जाओ, उसके बाद तुम्हें मेरी पावर का अंदाजा हो ही जाएगा। जो कहते यहाँ पर वांग साओ ने अपनी पावर्स अनलीश करना शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ लिन डोंग भी उसकी आंखों में आंखें डालते हुए अपनी किलिंग इंटेंट को एक्टिवेट करते हुए कह रहा था कि मैं तो तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, जब भी तुम्हें लड़ने का मन हो आ जाना। जो देखकर यहाँ लिन लैंगटियान को तो काफी सारा मजा आ रहा था कि लिन डोंग ने आते ही अपना एक दुश्मन बना लिया, जबकि पीछे की तरफ मौजूद डायोन और मेंशन तो यहाँ लिन डोंग की ये हिम्मत देखकर उससे काफी सारे इंप्रेस हो गए थे। वो दोनों ही आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि इस लड़के ने आते ही वांग साओ को चैलेंज कर दिया। मानना पड़ेगा कि इस लड़के में हिम्मत तो काफी है। यहाँ पर इससे पहले कि वांग साओ और लिन डोंग के दरमियान हाथापाई हो पाती, तभी अचानक एम्परर वहाँ पर आ गए, जिसकी वजह से इन दोनों को ही शांत होना पड़ता है और यहाँ पर सबके सब लोग ही एम्परर को देखकर उन्हें रिस्पेक्ट पेश करना शुरू हो गए। दूसरी तरफ वांग लिंग यहाँ पर एम्परर को रिस्पेक्ट पेश करते हुए अचानक से अपने मन में कहते हैं कि एम्परर तो ऑलरेडी निर्वाणा रेल्म की युवान 1 स्टार पर पहुंच चुके, जो कि हमारे क्लैन लीडर और इवन की वांग क्लैन की लीडर दोनों से ही कई ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो दोनों अभी निर्वाणा रेल्म के इनिशियल स्टेज पर है। जहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एम्परर ने भी यहाँ इन सब लोगों को वेलकम किया, जिस पर सब लोग उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तभी अचानक वहाँ पर कुछ लोगों की नजर यहाँ एम्परर के साथ खड़े एक लड़के पर पड़ गई, जिसे देखते वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि ये तो थर्ड प्रिंस मोलिंग है ना। क्या सीट सिलेक्शन एग्जाम के लिए रॉयल फैमिली ने थर्ड प्रिंस को चूज किया है? दूसरी तरफ लिन डोंग भी यहाँ पर रॉयल फैमिली की मोलिंग को ही गौर से देखता जा रहा था। तभी अचानक उसके अंदर से मिस्टर डाउ की आवाज उसे सुनाई देती है, जो कि लिन डोंग से कह रहा था कि इस मोलिंग को कम समझने की गलती मत करना, क्योंकि इसकी ताकत वांग साओ से भी ज्यादा है। जो सुनकर तो लिन डोंग थोड़ा सा हैरान हो गया, क्योंकि मोलिंग देखने में तो अभी एक छोटा सा बच्चा लग रहा है। तभी अचानक एम्परर इन सब लोगों से कहते हैं कि चलो अब काम की बात करते हैं। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि जल्दी 100 एम्पायर वार कंपटीशन शुरू होने वाला है, जिसमें हम अपने एम्पायर से सिर्फ 5 लोगों को ही बेच पाएंगे। ये सुनकर तो वहाँ पर मौजूद लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि क्या सिर्फ 5 मेंबर्स? इसका मतलब कि इस बार का ये सीट सिलेक्शन कंपटीशन काफी ज्यादा टफ होगा। इवन की 4 मेजर फैमिलीज के सारे मेंबर्स भी इस कंपटीशन में सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। दूसरी तरफ एम्परर यहाँ पर इन सब लोगों को बताता है कि सीट सिलेक्शन कंपटीशन के लिए मैंने फैसला किया है कि हम सारे के सारे पार्टिसिपेंट को 5 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, जिन पांचों के पांचों ग्रुप में आपस में बैटल्स कराई जाएगी और हर एक ग्रुप में से सिर्फ एक ही मेंबर सिलेक्ट हो पाएगा, जिसका मतलब कि ये सीट सिलेक्शन कंपटीशन और भी ज्यादा टफ हो गया। इसलिए कई सारे लोगों ने तो ऑलरेडी हार मान ली थी, लेकिन एम्परर उन लोगों को समझाते हुए कहता है कि तुम लोगों को अपनी पूरी हिम्मत दिखानी चाहिए, हार मत मानो और अपनी पूरी कोशिश करो। हो सकता है कि वो एक मेंबर आप में से ही कोई हो। अभी के लिए मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने एक लंबा सफर तय किया है, इसलिए आप लोग अपने अपने रूम्स में जाकर
जाकर आराम कर लो, कल के दिन ही सीट सिलेक्शन कंपटीशन शुरू होगा। जो सुनकर सारे के सारे क्लैन मेंबर्स वहां से धीरे धीरे करके जाने लगे। वांग क्लैन का लीडर यहाँ पर जाते जाते अचानक लिन फेंग को दोबारा से ताना मारते हुए कहता है कि बस उम्मीद करो कि तुम्हारी किस्मत अच्छी हो और तुम्हारी लिन क्लैन के मेंबर्स हमारे वांग क्लैन के साथ एक ग्रुप में ना आ जाए, वरना अगले 20 साल तक तुम लोग दोबारा से रोते रहोगे, क्योंकि हमें हराना लगभग नामुमकिन है। जो कहती वो हंसते हंसते यहाँ से चले गए। इसके बाद लिन क्लैन का सेक्रेटरी लीडर यहाँ पर लिनडोंग और लिन लैंगटियान से कहता है कि क्या तुम दोनों ने सुना, तुम दोनों को इस बात को मेक श्योर करना होगा कि अगर गलती से भी तुम लोग वांग क्लैन के ग्रुप में चले गए तो इस बार तुम उन्हें जीतने नहीं दे सकते, वरना अगले 20 साल तक ये लोग हम पर इसी तरह से हंसते रहेंगे। जिस पर लिनडोंग और लिन लैंगटियान जवाब देते हुए कहता है कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें। सेक्रेटरी लीडर के जाने के बाद लिन लैंगटियान यहाँ लिनडोंग को भी धमकी देते हुए कहता है कि अगर हम दोनों एक ही ग्रुप में आ गए तो मैं तुम पर जरा सा भी रहम नहीं दिखाऊंगा। जिस पर लिनडोंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करने वाला हूँ। यहाँ सारे के सारे क्लैन मेंबर्स के जाने के बाद एम्परर अपने बेटे मोलिंग से भी सवाल करते हुए पूछते हैं कि मोलिंग, तुमने सारे के सारे अपने ओपिनियंस को तो देख लिया, क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम इन्हें हरा पाओगे? जिस पर मोलिंग जवाब देते हुए कहता है कि फादर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बेशक लिन लैंगटियान और वांग सेंग थोड़ी बहुत मुश्किल तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी मेरा उनके साथ सामना हो गया तब भी मैं उन्हें पूरी तरीके से हरा दूंगा। जो सुनकर एम्परर दोबारा थर्ड प्रिंस से सवाल करते हुए पूछते हैं कि और लिनडोंग के बारे में तुम क्या सोचते हो, क्योंकि उसने भी अभी हाल ही में काफी ज्यादा फेम हासिल किया। जिस पर मोलिंग जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मैं उसे कुछ खास नहीं समझता। इस पर एम्परर उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं, तुम्हें लिनडोंग को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ब्रांच फैमिली का होकर भी यहाँ तक पहुँच गया, तो मुझे पूरा यकीन है कि उसमें जरूर कुछ न कुछ तो स्पेशल होगा ही। जो सुनकर मोलिंग जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है फादर, मैं उस पर भी अच्छे से नजर रखूंगा। अब इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे के सारे क्लैन मेंबर्स अरीना में इकट्ठा हो चुके थे। यह इन सब लोगों के सामने एक फायरबॉल भी मौजूद था, जिसके बारे में एम्परर कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग अपनी स्पिरिट एनर्जी यहाँ इस फायरबॉल के अंदर इंजेक्ट कर दो, ताकि ये तुम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सके। यहाँ पर ये सुनकर सारे के सारे क्लैन मेंबर्स ने बिल्कुल ऐसा ही किया, जहाँ वो अपनी एनर्जी को इस फायरबॉल के अंदर इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस फायरबॉल ने भी वहाँ पर 5 डोर्स ओपन कर दिए, जिस हर एक पोर्टल वाले दरवाजे के ऊपर उन क्लैन मेंबर्स के वॉरियर का नाम लिखा हुआ था, जो कि इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेंगे। और बिल्कुल लॉटरी के हिसाब से इन लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया, जहाँ पर कोई भी क्लैन के मेंबर एक ग्रुप में नहीं थे, बल्कि वो सारे के सारे अलग अलग ग्रुप्स में गए हुए थे, ताकि वो एक दूसरे की मदद ना कर सके। साथ ही साथ एम्परर यहाँ पर इन लोगों को बताता है कि तुम सब लोगों को अपने अपने नाम के दरवाजे को चूज करके उसके अंदर जाना होगा, जहाँ तुम सब ग्रुप वाले लोगों के दरमियान आपस में फाइट होगी। आखिरी में सिर्फ 2 ही लोग बचेंगे और इन दोनों को एक दूसरे से फाइट करनी होगी, ताकि सिर्फ एक ही वॉरियर पीछे की तरफ बढ़ सके। और इसी तरह हर एक ग्रुप में से सिर्फ एक एक वॉरियर को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। टोटल 5 वॉरियर बनेंगे, जो कि हमारे एम्पायर को 100 एम्पायर वॉर में प्रेजेंट कर सके। यहाँ लिनडोंग देखता है कि उसका ग्रुप तो वांग जाओ के साथ बन चुका था, इसलिए लिन लैंगटियान उस पर हंसते हुए कहता है कि लिनडोंग, लगता है कि तुम्हारी किस्मत उतनी भी अच्छी नहीं, क्योंकि वांग जाओ इस वक्त यहाँ का सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एम्परर ने भी आखिरकार सीट सिलेक्शन कंपटीशन को ऑफिशियली शुरू करवा दिया, जहाँ एम्परर इन सब लोगों से कह रहे थे कि अपने नाम वाले अरीना के अंदर जाकर इंटर हो जाओ। थर्ड प्रिंस यहाँ पर अपने फादर की इजाजत लेकर सबसे पहले एक पोर्टल के अंदर इंटर हो जाता है, जिसे देखकर बाकी के मेंबर्स ने भी बारी बारी करके अपने अपने पोर्टल को चूज करना शुरू कर दिया। अब आखिर में सिर्फ यहाँ लिनडोंग और लिन लैंगटियान ही बचे थे, जिन्हें देखकर मास्टर लिन फेंग उनसे कहते हैं कि अब हमारी पूरी की पूरी क्लैन की जिम्मेदारी तुम दोनों की ही कंधों पर है, इसलिए अपनी पूरी जान लगा देना। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिनडोंग और लिन लैंगटियान भी अपने अपने पोर्टल के अंदर चले गए, जहाँ पर हम देखते हैं कि बाहर की तरफ एम्परर और सारे के सारे क्लैन लीडर इसी कंपटीशन के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, जबकि अंदर की तरफ आखिरकार फाइट होना शुरू हो गई थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि डायुन, मानशेन, लिन लैंगटियान, लिनडोंग, मोलिंग, वांग सेंग, किनशी, ये सारे के सारे बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स थे, जो कि बाकी की भी गिने चुने वॉरियर्स के साथ फाइट करते हुए धीरे धीरे करके उन्हें हराते जा रहे थे। यहाँ लिनडोंग का मुकाबला तो हुआयुन सेट के एक लड़के फिंग से हो रहा था, जहाँ वो लिनडोंग को देखकर उससे खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताता है कि लिनडोंग, मैंने तुम्हारा बहुत सारा नाम सुना है, तुमसे फाइट करने के लिए तो मैं बहुत ही सारा बेताब हूँ। जो कहती है फिंग ने तीसी के साथ यहाँ लिनडोंग पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था, जहाँ पर रास्ते में बढ़ते उसने अपने कई सारे क्लोन्स भी बना लिए। दूसरी तरफ हम लिनडोंग को देखते हैं, जिसे हवा में जंप करते हुए फौरन अपने गोल्डन थंडर स्पीयर ड्रैगन को बाहर निकाल लिया था, और वो अपने थंडर ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए फौरन से फिंग पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसके सारे के सारे क्लोन तो वहीं पर गायब हो जाते हैं। जबकि फिंग को भी एहसास हो गया था कि वो लिनडोंग का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए फिंग खुद को बचाकर वहां से भागना चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ लिनडोंग तीसी के साथ मूव करते हुए फौरन से यहाँ फिंग पर हमला करते हुए उसे वहीं पर हरा देता है, जिसकी वजह से पोर्टल के ऊपर से फिंग का नाम मिट जाता है। और हुआयुन क्लैन के लीडर को ये बात मालूम हो गई कि फिंग हार गया, इसलिए वो बहुत ज्यादा उदास हो गए थे। लेकिन लिन क्लैन के लीडर को ये सब देखकर बहुत
बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि उनके दोनों ही डिसाइपल्स अभी तक कंपटीशन में टिके हुए थे, जबकि एम्परर भी सारे के सारे पोर्टल्स को काफी ज्यादा गौर से देख रहे थे। यहाँ पर देखते ही देखते ऑलमोस्ट हर एक ग्रुप में से सिर्फ 2 ही लोग पीछे बचे हैं, जो दोनों ही हर एक ग्रुप के सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स थे। और अभी असली कंपटीशन शुरू होगा, जहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट ग्रुप में यहाँ थर्ड प्रिंस का मुकाबला करने के लिए तो किन क्लैन का किनशी था, जो कि अपने विंड फैन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ थर्ड प्रिंस पर हमला करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थर्ड प्रिंस भी कुछ कम नहीं, वो किनशी के हर एक स्लैश टेक्निक को डॉज करते हुए तीसरे के साथ आगे बढ़ते हुए फिर से यहाँ किनशी के साथ टकरा गया। दूसरी तरफ सेकंड ग्रुप में हम देखते हैं कि हेवनली ब्लेड सेक्ट के डायुन का मुकाबला यहाँ पर हुआंगपिंग सेक्ट के मिस जिंग से हो रहा था, जहाँ डायुन तो काफी ज्यादा शांति से खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन दूसरी तरफ मिस जिंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कह रही थी कि मेरा वक्त जाया मत करो और आगे बढ़कर मुझसे फाइट करो। जहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों ही अपनी सो टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए फिर से आगे बढ़कर एक दूसरे से टकराना शुरू हो गए। तीसरे ग्रुप में हम देखते हैं कि यहाँ लिन लैंगटियान की किस्मत तो काफी ज्यादा अच्छी थी क्योंकि उसका मुकाबला एक बहुत ही ज्यादा कमजोर वॉरियर से हो रहा था, इसलिए वो भी उस वॉरियर पर हंसते हुए कहता है कि तुम मेरा मुकाबला करने के काबिल ही नहीं। लिन लैंगटियान का जीतना तो पक्का तय था। जबकि चौथे ग्रुप के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ वांग क्लैन के वांग यान का मुकाबला मैंग शेन से हो रहा था, जो कि बारबेरियन किन सेक्ट से बिलोंग करता है और वो एक बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस और टैलेंटेड इंसान है। यहाँ पर इन दोनों की फाइट भी कमाल की हो रही थी, लेकिन आखिरी ग्रुप में हम देखते हैं कि यहाँ लिंदोंग का मुकाबला वांग जाओ से होने वाला है क्योंकि ये दोनों अपने ग्रुप में आखिरी बचे हुए थे। जहाँ वांग जाओ लिंदोंग की तारीफ करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे फाइटिंग स्किल्स देख लिए, कहना पड़ेगा कि तुम इतने भी ज्यादा बेकार नहीं। जो सुनकर दूसरी तरफ लिंदोंग जवाब देते हुए कहता है कि चलो अच्छा हुआ कि तुम्हें नजर तो आया, जिस पर वांग जिंग दोबारा लिंदोंग से कहता है कि वैसे मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर देना चाहता हूँ कि जब मैं एक बार फाइट करना शुरू कर दूं तो मैं होल्ड बैक बिल्कुल नहीं करता, जिस पर वांगलिंग उसे जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है फिर आगे बढ़ो। जो सुनकर अचानक से हम देखते हैं कि वांग जिंग ने फौरन से अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए हवा में जंप कर दिया, जहां एक साथ ही हम देखते हैं कि उसने अपने वांग क्लैन की गोल्डन पिलर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग पर हमला करने की कोशिश करी, जो देखकर दूसरी तरफ लिंदोंग भी अपने मन में कहता है कि वाओ ये भी मैनिफेस्टेशन स्टेज के इनिशियल लेवल का वॉरियर है, बिल्कुल मेरी तरह। ये कहती है लिंदोंग तेजी के साथ जंप करते हुए फौरन से अपने पंचेस का इस्तेमाल करते हुए उन गोल्डन पिलर्स को डिस्ट्रॉय कर चुका, और वो यहाँ पर बताता है कि असल में ये गोल्डन पिलर टेक्निक कैसे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि लिंदोंग ने भी ये टेक्निक वांग क्लैन से ही चुराई हुई थी, जो देखकर वांग जिंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा रहा था। इसलिए वो भी अपनी एनर्जी अटैक को रेडी करते हुए फौरन से इस गोल्डन पिलर पर हमला करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंदोंग भी अब हवा में उड़ते हुए यहाँ वांग जोंग के सामने आ गया था, जहाँ वो वांग जिंग से कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझसे हार जाओ, उसके बाद तो सारे के सारे लोग तुम पर तू करेंगे कि वांग क्लैन का एक जीनियस मुझ जैसे नॉर्मल इंसान से हार गया। दूसरी तरफ वांग जिंग जो कि ये सारी बातें सुन रहा था, वो भी यहाँ पर लिंदोंग से कहता है कि अब मैं समझा कि तुमने लिन लैंगटियान को कैसे हराया। ये तो कहना पड़ेगा कि सच में तुम्हारे पास कुछ स्किल्स तो है ही, लेकिन चूंकि तुम मेरी फुल स्ट्रेंथ को देखना चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा। जो कहती है अचानक वांग जिंग ने वहाँ पर अपने ब्लड डीमन असुरा स्पेयर को बाहर निकाल लिया, जिसके अंदर से एक रेड कलर का ऑरा अनलीश हो रहा था। दूसरी तरफ मिस्टर डाओ ये देखकर फौरन से वांगलिंग को बताता है कि जरा संभल कर, क्योंकि इस असुरा स्पेयर के अंदर ब्लड डीमन की पावर है, जिसका मतलब कि अगर इस असुरा स्पेयर ने तुम्हें टच कर लिया तो ये तुम्हारी पूरी की पूरी एनर्जी ड्रेन कर लेगा, तुम्हें कुछ भी करके इससे खुद को टच होने नहीं देना। जो सारी बातें यहाँ लिंदोंग सुन रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग जिंग भी लिंदोंग को कहता है कि क्यों क्या हुआ, तुम थोड़े से घबराए हुए लग रही हो, लेकिन अब तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा देर हो गई क्योंकि तुम्हें यहाँ पर सैक्रिफाइस तो होना ही होगा। जो कहती है वांग जिंग यहाँ अपने असुरा स्पेयर को लेकर तेजी के साथ लिंदोंग पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंदोंग ने भी तभी अचानक अपने गोल्डन थंडर ड्रैगन स्पेयर को बाहर निकाल लिया, जिसका इस्तेमाल करते हुए लिंदोंग वांग जिंग के असुरा स्पेयर के अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन फाइट के दौरान लिंदोंग महसूस कर पा रहा था कि अचानक से धीरे धीरे करके उसकी गोल्डन थंडर ड्रैगन स्पेयर की एनर्जी कम होती जा रही है, क्योंकि जहां जहां से लिंदोंग ने असुरा स्पेयर के अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश की थी वहां से एनर्जी ड्रेन हो रही है। बेशक लिंदोंग इस बात को इग्नोर करते हुए वांग जिंग का बराबरी के साथ मुकाबला करता है, जहां पर हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक लेवल की स्पेयर फाइट हो रही थी। पर चूंकि वांगलिंग के गोल्डन थंडर ड्रैगन स्पेयर की एनर्जी धीरे धीरे करके कम हो रही है, इसलिए हम देखते हैं कि अचानक यहाँ वांग जिंग ने उसे हिट करके जमीन पर पटक दिया, जो देखकर लिंदोंग हैरानगी के साथ अपने स्पेयर की तरफ देखता है जिस पर ब्लड डीमन की कर्स एनर्जी लगी हुई थी। और ऊपर की तरफ से वांग जिंग भी यहाँ लिंदोंग को यही कह रहा था कि अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, हार मान लो, क्योंकि बेशक अगर तुम्हारे पास ये हाई लेवल का स्पिरिट स्पेयर है पर इसके बावजूद भी तुम मेरे ब्लड डीमन के कर्स को नहीं हटा सकते, और ये स्पेयर धीरे धीरे कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं बचेगा। जो सारी बातें सुनकर अचानक से दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंदोंग एक बार फिर से फाइट करने के लिए खड़ा हो गया, जहां पर उसने अपने डिवोरिंग एंसेस्टर सील के ब्लैक होल टेक्निक का इस्तेमाल किया, और इस ब्लैक होल के अंदर वो सारी की सारी कर्स एनर्जी खींच लेता है, जिसकी वजह से लिंदोंग की गोल्डन थर्ड
मर्डर ड्रैगन स्पीयर की पावर वापस से रिस्टोर हो गई और वो एक बार फिर से फाइट करने के लिए तैयार हो गया, जो देखकर दूसरी तरफ वांग जिंग को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि आज से पहले उसके सामने ऐसा कोई भी कुछ नहीं कर पाया। इसलिए हम देखते हैं कि वांग जिंग ने गुस्से में आकर फौरन अपने असुर आई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ एक लेजर से तेजी के साथ लिंदोंग पर हमला बोल दिया, जिसे ब्लॉक करने के लिए दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंदोंग भी अपने पास से जियानवू हेवनली प्रिजन पीक ट्रेजर बाहर निकाल लेता है, जो कि आसानी के साथ उस अटैक से लिंदोंग को डिफेंड कर लेता है। ये देखकर वांग जिंग और भी जरा हैरान होते हुए कहता है कि ये तो लिन क्लैन का हेवनली प्रिजन पीक है, आखिर तुम इसके मास्टर कैसे बन गए, क्योंकि ये तो किसी को भी अपना मास्टर एक्सेप्ट नहीं करता था। जो सुनकर दूसरी तरफ वांग लिंग भी फौरन से हवा में उसके सामने आ जाता है, जहाँ पर वो वांग जिंग से कह रहा था कि बस खेलना बहुत हो गया, तुमने जितना मजा करना था उतना कर लिया, मेरी बारी। और ये कहती है अचानक से लिंदोंग अपने हेवनली प्रिजन पीक को उठाते हुए फौरन से यहाँ वांग जिंग पर थ्रो कर देता है, जिस पर तो वांग जिंग घबरा गया, क्योंकि वो जानता है कि ये ट्रेजर हजारों लाखों किलो टन का है। इसलिए हम देखते हैं कि उसने भी फौरन से अपनी फुल पावर अनलीश कर ली, जहां वो इस सारी एनर्जी को असुरा ब्लड सोल टेक्निक में कन्वर्ट करते हुए फौरन से उस ट्रेजर पर हमला करके उसे रोकने की कोशिश करता है। ये वांग जिंग की सबसे पावरफुल टेक्निक थी और इसी वजह से हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिस ब्लास्ट के इफेक्ट के कारण हम देखते हैं कि बाहर की तरफ उस पोर्टल वाले दरवाजे के ऊपर से यहाँ लिंदोंग और वांग जिंग दोनों का इनाम मिट गया, जो देखकर मास्टर लिनफेंग तो परेशान हो गए थे। लेकिन एम्परर उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि शायद लिंदोंग और वांग जिंग के दरमियान एक बहुत ही सारा इंटेंस बैटल चल रहा है, जिस वजह से इस अरीना की एनर्जी सेंसर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। यहाँ पर ये सुनकर तो वांग क्लैन का लीडर खुश होते हुए कह रहा था कि ये जरूर वांग जिंग नहीं किया होगा, क्योंकि उसका ब्लड डीमन असुरा स्पीयर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लिंदोंग तो वांग जिंग को नहीं हरा सकता, इवन कि लिन लैंगटियान भी वांग जिंग का मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ जब वांग ली ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर सबसे पहले लिन लैंगटियान ही उस पोर्टल वाले दरवाजे से बाहर निकल कर आ जाता है, क्योंकि उसके बाकी के सारे ग्रुप मेंबर्स हार चुके थे। अब सिर्फ आखिर में लिन लैंगटियान ही बचा हुआ था, जो देखकर लिन क्लैन के लीडर को तो काफी ज्यादा खुश हुई, जबकि बाकी के सब लोग भी यहाँ लिन लैंगटियान के बारे में ही बात कर रहे थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि सेकंड पोर्टल के अंदर से मोलिंग भी निकलकर बाहर आ गया, क्योंकि वो भी अपने ग्रुप का विनर था, जो देखकर सब लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि थर्ड प्रिंस किनशी से तो थोड़ा कम पावरफुल था, लेकिन इसके बावजूद भी वो किनशी से जीत गया। सच में थर्ड प्रिंस ने साबित कर दिया कि उनकी रॉयल फैमिली कमाल की है। तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ तीसरे पोर्टल के अंदर से डायुन भी निकल कर आ जाता है, जबकि उसी के साथ साथ चौथे पोर्टल के अंदर से मानशियन भी निकल कर आ गया, जिसने वांगयान को भी हरा दिया है। ये देखकर तो सब लोगों को काफी जरा हैरानगी हुई, क्योंकि डायुन और मानशियन तो 4 मेजर सेक्ट से भी नहीं, लेकिन फिर भी इन दोनों जीनियसेस ने कर दिखाया। अब यहाँ पर सिर्फ आखिरी पोर्टल की बारी थी, जो कि फाइनल स्पॉट होगा, और वांग क्लैन के सेक्ट लीडर को लग रहा था कि यकीनन वांग जिंग इस फाइनल स्पॉट को जीतेगा। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ अरीना में हम देखते हैं कि लिंदोंग के उस हेवनली प्रिजन पीक के अंदर तो वांग जिंग बुरी तरीके से धंस चुका था, जो कि एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़े होते हुए कहता है कि लिंदोंग तुम इस हेवनली प्रिजन पीक के मास्टर तो बन गए, लेकिन ये मत सोचना कि तुम मुझे हराने की ताकत रखते हो। हालांकि वो पहले ही इंजर्ड था, लेकिन फिर भी वो यहाँ लिंदोंग के सामने बड़ा बनने की कोशिश कर रहा था, जो देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंदोंग ने फिर से अपनी ग्रेविटी डोमेन टेक्निक एक्टिवेट कर ली, जिसकी पावर को वो धीरे धीरे बढ़ाते हुए यहाँ वांग जिंग को घुटनों पर लाने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि वांग जिंग को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी वो किसी भी हाल में हार नहीं मानना चाहता था, क्योंकि वो लिंदोंग से हारकर खुद की बेइज्जती नहीं करवा सकता। इसलिए हम देखते हैं कि वांग जिंग ने एक फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसे ब्लड डीमन वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर कहते हैं। इस टेक्निक के दौरान बेशक वांग जिंग को भी काफी बुरी इंजरीज होगी, लेकिन वो फिलहाल सिर्फ जीतने का ही सोच रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि इस वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर ब्लड डीमन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ वांग लिंग के हेवनली प्रिजन पीक को वहां से दूर पटक देता है, जिससे लिंदोंग को फौरन अपने पास वापस रखना पड़ा। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वांग जिंग ने अपनी उसी वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर ब्लड डीमन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लिंदोंग पर भी हमला कर दिया था, और साथ ही साथ वो गुस्सा होते हुए कहता है कि अब मरो, जो देखकर दूसरी तरफ लिंदोंग समझ गया था कि जरूर ये वांग जिंग की सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक होगी, और इसे ब्लॉक करने के लिए हम देखते हैं कि दूसरी तरफ लिंदोंग ने भी अपने हेवनली सेलेस्टियल फिंगर टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जो कि एक मैनिफेस्टेशन लेवल की टेक्निक थी। और यहाँ इन दोनों अटैक्स के टकराव की वजह से हम देखते हैं कि वहां अरीना में एक और बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है, जिस ब्लास्ट का इफेक्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि बाहर के लोग भी उससे महसूस कर लेते हैं, और वो लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर कौन जीता हुआ होगा। अभी अचानक हम देखते हैं कि उस पोर्टल के अंदर से लड़खड़ाता हुआ वांग जिंग निकलकर बाहर आ गया, जो देखकर तो वांग ली खुश होने लगा कि उनका वांग क्लैन जीत गया। इवन कि लिन लैंगटियान को भी ये देखकर काफी ज्यादा खुशी हो रही थी, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि वांग जिंग तो नीचे की तरफ गिरकर लुढ़क गया, जो देखकर तो सब लोग इस सरप्राइज हो गए। साथ ही साथ पीछे से लिंदोंग की आवाज भी सुनाई देती है, जो कह रहा था कि सीट सिलेक्शन एग्जाम में बिल्कुल भी ऐसा रूल नहीं है कि जो भी पोर्टल से पहले आएगा वही विनर होगा, बल्कि यही रूल है कि जो आखिरी बचेगा वही विनर है, और वो तो सिर्फ एक ही हीरो है, लिंदोंग। जो कहती है अचानक से लिंदोंग यहाँ बाहर आ गया। किसी को भी लिंदोंग की जीतने की उम्मीद नहीं थी, इवन की एम्परर भी सरप्राइज
सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि ये तो बहुत ही अजीब टर्न था। लेकिन अब इस फाइनल स्पॉट का फैसला भी हो चुका है, जिसका विनर है लिंडोंग। जो सुनकर तो वांग लिंग को बिल्कुल भी अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था और वो कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, ये इम्पॉसिबल है। तभी अचानक योर मैजेस्टी भी यहाँ लिन क्लैन के लीडर के पास आते हुए कहते हैं कि लिन फेंग, कांग्रेचुलेशन, तुम्हारा लिन क्लैन तो हमसे भी आगे निकल गया, क्योंकि इस बार तुम्हारे दो चैंपियन बने। जिस पर लिन फेंग भी उनसे कहता है कि नहीं योर मैजेस्टी, आप तो बिला वजह ही मेरी इतनी तारीफ कर रही है, इसमें हमारा तो कोई भी कमाल नहीं, बल्कि ये तो आपका बड़ापन है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ लिंडोंग को रिस्पेक्ट पेश करने के लिए डायून और वानशन भी फौरन से लिंडोंग के पास आ गए, जो कि लिंडोंग को कांग्रेचुलेशन बोलने के साथ साथ उसकी तारीफें करते हुए कह रहे थे कि हमने तुम्हें पहले ही नजर में पहचान लिया था कि तुम एक बहादुर इंसान हो। ये तो अच्छा हुआ कि तुम हमारे ग्रुप में नहीं आए, वरना मेरे लिए तो जीतना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता। तभी अचानक वहाँ पर थर्ड प्रिंस भी लिंडोंग के पास आ गया, जो कि लिंडोंग को कांग्रेचुलेशन बोलता है। दूसरी तरफ लिंडोंग भी इन लोगों से मिलने वाले प्यार को लेकर खुश होते हुए कहता है कि ये तो मेरे लिए गर्व की बात है, जो मैं तुम लोगों के साथ मिलकर फाइट कर पाऊंगा। यहाँ पर लिन लैंटियान ने तो मुंह बनाया हुआ था, पर तभी अचानक एम्परर सामने की तरफ आते हुए कहते हैं कि तुम पांचों के पांचों ने यहाँ तक आने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करी है, इसलिए तुम लोग ग्रेट यान डायनेस्टी की तरफ से ये प्लेस डिजर्व करते हो। साथ ही साथ हमारे ग्रेट यान डायनेस्टी की तरफ से मैं तुम लोगों को आखिरी एक और तोहफा देना चाहता हूँ, जो कि असल में होली स्पिरिट पूल के अंदर कल्टीवेशन करने का मौका था, क्योंकि वहाँ की एनर्जी बहुत ही ज्यादा डेंस है। यह एम्परर के मुंह से होली स्पिरिट पूल का सुनकर तो ये सबके सभी एम्परर का शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग होली स्पिरिट पूल के पास आ गए थे, जहाँ पर पहले से ही एम्परर और 4 मेजर क्लैंस के लीडर भी मौजूद थे, क्योंकि ये सारे के सारे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए होली स्पिरिट पूल का दरवाजा ओपन कर सकते हैं। यह एम्परर उन 5 वॉरियर्स से कहते हैं कि होली स्पिरिट पूल की एनर्जी का अच्छे से इस्तेमाल करना, क्योंकि जब तुम लोग अपनी निर्वाणा रैल में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करोगे तब ये एनर्जी तुम लोगों के बहुत काम आएगी। और साथ ही साथ मैं तुम सब लोगों को वार्न कर देना चाहता हूँ कि होली स्पिरिट लेक की गहराई में बिल्कुल भी मत जाना, जिस पर इन पांचों के पांचों ने हाँ में जवाब दिया। जो सुनकर एम्परर और बाकी चारों सेक्ट लीडर्स यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए होली स्पिरिट लेक का दरवाजा ओपन करना शुरू कर देते हैं। लिंडोंग और उसके कंधे पर बैठा हुआ क्यूट सा ज़्यावियन भी इस दरवाजे को ओपन होता हुआ देख रहा था, लेकिन चूंकि ज़्यावियन को अंदर जाने की इजाजत नहीं, इसलिए वो फौरन से नीचे की तरफ उतर जाता है, ताकि लिंडोंग बाकी के 4 वॉरियर्स के साथ मिलकर होली स्पिरिट लेक में जा सके। और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जहाँ उस पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए अंदर आकर इन लोगों को अपने सामने एक बहुत बड़ा तालाब देखने को मिला, जिसकी स्पिरिट एनर्जी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी। सब लोग इस सरप्राइज होकर उस होली स्पिरिट लेक को देख रहे थे। तभी अचानक मोलिंग इन लोगों से कहता है कि चलो आगे आओ, और ये कहते वो सबसे पहले खुद ही जंप करते हुए होली स्पिरिट लेक पर बैठकर यहाँ उसकी एनर्जी एब्सॉर्ब करते हुए अपनी कल्टीवेशन शुरू कर देता है, जिसकी देखा देखी करते हुए बाकी के सारे कल्टीवेटर्स भी फौरन से जंप करते हुए बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि जब लिंडोंग उस एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हुए अपनी कल्टीवेशन कर रहा था, तभी अचानक उसकी डिमोनिक एप एनर्जी रिएक्ट करने लगी, जो देखकर लिंडोंग हैरान होते हुए कहता है कि अचानक से आखिर मेरे डीमन एप ब्लड लाइन इतनी जल्दी से इनहेंस कैसे हो गया। जिस पर अंदर से मिस्टर डाउ भी लिंडोंग को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैंने भी ये महसूस किया, और मुझे लगता है कि ये इसलिए क्योंकि इस पानी के नीचे एक एंशिएंट बीस्ट का रिमेन पड़ा हुआ है, जो कि निर्वाणा रेल्म से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। उसी एंशिएंट बीस्ट की वजह से यहाँ इस लेक में ये स्पिरिट एनर्जी आ रही है, जिसकी वजह से तुम्हारा डिमोनिक एप ब्लड भी इनहेंस हो गया। इसमें सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं। जो सारी बातें सुनकर लिंडोंग अपने मन में कहता है कि अच्छा, अब मैं समझ गया कि क्यों एम्परर ने हमें इस लेक की गहराई में जाने से मना किया। लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर डाउ तो लिंडोंग से कह रहा था कि तुम्हें इस लेक की गहराई में जाना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पर एक एंशिएंट बीस्ट है तो जरूर एंशिएंट बीस्ट का ब्लड एसेंस भी होगा, जो कि तुम्हें तुम्हारी और ज़्यावियन दोनों को ही अपनी कल्टीवेशन इंप्रूव करने में मदद कर सकता है। साथ ही साथ शायद तुम्हें वहाँ पर कोई कीमती ट्रेजर भी मिल जाए। यहाँ पर मिस्टर डाउ की ये सारी बातें सुनकर तो लिंडोंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और वो साथ ही साथ नीचे जाने के लिए भी अब इंटरेस्टेड हो गया था। तभी अचानक लिंडोंग की नजर वही पास में मौजूद लिन लैंटियान पर पड़ जाती है, जो कि उस पानी के अंदर जाने लगा है। ये देखकर लिंडोंग समझ गया कि शायद इसको भी लेक के नीचे मौजूद उस एंशिएंट बीस्ट के रिमेन के बारे में मालूम हो चुका है। इसलिए मिस्टर डाउ लिंडोंग से कह रहा था कि हमें लिन लैंटियान से पहले नीचे जाना चाहिए, जिस बात से तो लिंडोंग भी एग्री करता था। इसलिए वो जितना तेजी से हो सके यहाँ उस लेक की गहराई में जाने लगा। थर्ड प्रिंस इन दोनों को ही पानी के नीचे की तरफ जाता हुआ देखकर अपने मन में सोचने लगा कि पता नहीं ये दोनों अब क्या करने का सोच रहे हैं। दूसरी तरफ लेक की गहराई में हम देखते हैं कि लिन लैंटियान ने देखा कि उसके पीछे पीछे लिंडोंग भी आ रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि उसने फौरन से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए लिंडोंग पर हमला करने की कोशिश करी। जिन फ्लेम अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए लिंडोंग अपने गोल्डन पिलर का इस्तेमाल करता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसने फौरन से अपने गोल्डन थंडर ड्रैगन स्पीयर को भी बाहर निकाल लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो लिन लैंटियान पर हमला करना शुरू कर देता है। यहाँ पर लिन लैंटियान और लिंडोंग दोनों के दरमियान ही आपस में पानी के अंदर फाइट हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ लिंडोंग उसे कैसे तैसे पीछे की तरफ छोड़ता हुआ यहाँ पहले ही नीचे की तरफ आ जाता है, जहाँ वो पानी के नीचे एक केव में आ गिरा। यहाँ खड़ा होकर अपने चारों तरफ देखने पर अचानक उसे एक एंशिएंट बीस्ट जंजीरों में जकड़ा हुआ दिखाई देता है, जो कि एक सेलेस्टियल
एंशिएंट क्रोकोडाइल बीस्ट था। उस एंशिएंट बीस्ट को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये मर चुका है, लेकिन अभी भी इस एंशिएंट बीस्ट की बॉडी में रिमेनेंट सोल बाकी थी, जिसकी वजह से इसे यूं ही छोड़ा नहीं गया, बल्कि इसे फॉर्मेशन सील का इस्तेमाल करते हुए जकड़ कर रखा गया है। यहाँ जब लिंदोंग को मिस्टर डाउ ये सारी बातें बता ही रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर पीछे से लिन लैंगटियान भी पहुंच गया, जो कि लिंदोंग को देखकर कहता है कि लिंदोंग, लगता है कि तुम अपनी औकात भूल गए, तुम अभी भी ब्रांच फैमिली के एक मामूली से कचरे हो। सिर्फ एक बार लिन क्लैन कंपटीशन का चैंपियन बनने से तुम कोई स्पेशल इंसान नहीं बन जाते, इसलिए मुझे हर जगह फॉलो करना बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। जो सुनकर दूसरी तरफ लिंदोंग भी लिन लैंगटियान पर हंसते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर क्या मौजूद है। अगर तुम्हारे अंदर मौजूद वो स्पिरिट उस दिन तुम्हारी मदद ना करती तो मैंने तो ऑलमोस्ट तुम्हारी जान ले ही ली थी। तुम तो इतने ज्यादा कमजोर हो कि अकेले 1 to 1 मुझसे फाइट भी नहीं कर सकते, और फिर भी तुम लिन क्लैन के नंबर 1 खुद को समझते हो। यहाँ लिंदोंग की ये सारी बेइज्जती सुनकर लिन लैंगटियान को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि उसके आसपास एक डिमोनिक ऑरा इकट्ठा होना शुरू हो गया, जबकि साथ ही साथ एक आवाज सुनाई देती है जो कह रहा था कि लिन लैंगटियान, चूंकि अब इसको मेरे बारे में मालूम हो चुका है तो छुपने का कोई फायदा नहीं। जो कहती है यहाँ लिंदोंग के सामने एक डिमोनिक स्पिरिट समन हो जाती है, जिसे देखते हुए लिंदोंग कहता है कि मैंने सुना था कि जब कुछ पावरफुल कल्टिवेटर्स की फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाए तब भी वो अपनी स्पिरिट बॉडी को बचाकर रख सकते हैं, और इसके बाद वो इसी मौके की तलाश में होते हैं कि कब उन्हें दोबारा से रीबर्थ करने का मौका मिल सके। हमें यहाँ पर जानने को मिलता है कि स्पिरिट का नाम मुशी है, जो कि लिंदोंग को देखकर कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन जिसने दी मैं जानता हूँ कि वो भी तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद है, क्यों ना तुम उसे भी अपनी बॉडी से बाहर बुला लो ताकि मैं उससे भी एक बार मुलाकात कर सकूं। जो सुनकर तुम मिस्टर डाउ खुद ही यहाँ पर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर मुशी कहता है कि ये तो एक स्पिरिट बीस्ट है। साथ ही साथ वो यहाँ पर लिन लैंगटियान से कहता है कि तुम जाओ और उस एंशिएंट बीस्ट का ब्लड एसेंस इकट्ठा करने की कोशिश करो, तब तक मैं स्पिरिट बीस्ट को जान से मारकर अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा इंक्रीज करता हूँ। और ये कहते ही मुशी मिस्टर डाउ की तरफ देखते हुए कहता है कि चलो बी बीस्ट, अब बच्चे बच्चे की तरफ मेरे पास आ जाओ ताकि मैं तुम्हें खाकर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाऊं। यहाँ दूसरी तरफ मिस्टर डाउ भी उसकी बातें सुनकर फौरन से मुशी के साथ फाइट करने के लिए आगे की तरफ बढ़ चला, जहाँ वो आगे की तरफ जाते हुए कहता है कि अफसोस की बात है, मुझे नहीं लगता कि अभी तुम इस काबिल हुए हो कि तुम मुझे एब्सॉर्ब कर सको। और इसी के साथ यहाँ मुशी और मिस्टर डाउ के दरमियान एक जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंदोंग और लिन लैंगटियान भी उस ब्लड एसेंस को इकट्ठा करने के लिए एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए तीसरे के साथ उस एंशिएंट बीस्ट की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ इन लोगों के एक दूसरे पर किए जाने वाले अटैक ऊपर से मुलिंग ने भी महसूस कर लिया, और वो हैरान होते हुए अपने मन में सोच रहा था कि आखिर ये दोनों नीचे कर क्या रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ नीचे फाइट के दौरान हम देखते हैं कि मुशी ने मिस्टर डाउ को हराने की अपनी पूरी कोशिश करी, लेकिन मिस्टर डाउ तो उसके काबू में ही नहीं आ रहा था। इसलिए वो हैरान होकर सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम किस तरह की स्पिरिट बीस्ट हो, जिस पर हम देखते हैं कि मिस्टर डाउ ने अपनी सेलेस्टियल बॉडी एक्टिवेट कर ली, और वो साथ ही साथ बताते हुए कहता है कि लो तुम खुद ही देख लो। ये देखकर तो मुशी हैरान होते हुए कहता है कि तुम एक सेलेस्टियल स्पिरिट बीस्ट हो, जिस पर मिस्टर डाउ हंसते हुए कहता है कि वाओ, तुमने कुछ जल्दी ही पहचान लिया। और ये कहती वो एक बार फिर से मुशी पर हमला करने के लिए तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ चला, जहाँ मुशी इस वक्त काफी ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वो एक सेलेस्टियल स्पिरिट बीस्ट का मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरी तरफ मिस्टर डाउ भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंटली एक जोरदार स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मुशी पर हमला कर देते हैं, जिसका धुआं जब यहाँ से हटा तो वो देखता है कि मुशी तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं, क्योंकि मुशी तो पहले ही बचकर यहाँ पीछे की तरफ ऊपर आ चुका था, जहाँ वो हंसते हुए कहता है कि अगर कहीं और पर तुम्हारी और मेरी फाइट होती तो यकीनन तुम मुझे हरा सकते थे, लेकिन ये जगह बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी की कोई भी कमी नहीं, इसलिए चाहे तुम एक सेलेस्टियल मार्शल स्पिरिट क्यों ना हो, फिर भी तुम आज के दिन मेरा खाना बनोगे। जो कहती है अचानक हम देखते हैं कि मुशी ने वहाँ पर अपनी एनर्जी गैदरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिस एनर्जी गैदरिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए मिस्टर डाउ को इसके अंदर कैद कर लेता है, और इसके बाद वो इविल्स की तरह जोर जोर से हंसने लगा। पीछे की तरफ हम लोगों को यहाँ लिन लैंगटियान और लिंदोंग की आपस में फाइट देखने को मिलती है, जहाँ पर लिन लैंगटियान की काफी बुरी तरीके से पिटाई हो रही थी, इसलिए वो गुस्सा होते हुए अचानक से हवा में उड़ने लगा, और वो साथ ही साथ लिंदोंग से कहता है कि लिंदोंग, आज के दिन मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जो कहती है उसने फौरन से अपनी ग्रेट फिनिक्स सील टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लिंदोंग पर हमला करने की कोशिश करी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंदोंग भी ये देखकर मुस्कुराते हुए अपनी ग्रेट विल्डरनेस डिवाइडिंग सी सील टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है, जहाँ इन दोनों की ही ये सील टेक्निक एक दूसरे से सीधा जाकर टकरा गए। एक तरफ फ्रोस्ट एनर्जी थी और दूसरी तरफ फ्लेम एनर्जी। इन दोनों ही एनर्जी के एक दूसरे से टकराव की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इस एंशिएंट बीस्ट को कैद रखने वाली वो सील फौरन से एक्टिवेट होने लगी। इसलिए ये देखकर लिंदोंग और लिन लैंगटियान दोनों ही परेशान हो गए थे। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि मुशी, जिसने यहाँ पर मिस्टर डाउ को कैद करके रखा हुआ था और साथ ही साथ वो इविल्स की तरह हंस रहा था, और साथ ही वो मिस्टर डाउ से कहता है कि चलो अब मेरा खाना बनने के लिए तैयार हो जाओ। पर तभी अचानक मिस्टर डाउ ने अपनी फुल पावर एक्टिवेट कर ली, जिसके इस्तेमाल करते हुए काफी आसानी के साथ खुद को उस फॉर्मेशन से आजाद कर लेते हैं, और साथ ही साथ वो यहाँ मुशी के सामने आते हुए कहते हैं कि तुम मिस्टर डाउ को हरा सको, अभी के लिए तुम इतने ज्यादा ताकतवर नहीं हुए, इसलिए खुद को ज्यादा ही
ओवर एस्टिमेट करना बंद करो। यहाँ ये दोनों जब आपस में इसी तरह की बातें कर रहे थे तभी अचानक इन लोगों को उसी ब्लास्ट का झटका देखने को मिला। इसलिए ये फौरन से लिनडोंग और लिन लैंगटियान के पास वापस आ जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर डाउ लिनडोंग से कह रहा था कि लड़के अगर हम लोग इसी तरह से यहाँ पर फाइट करते रहे तो ये पूरी की पूरी फॉर्मेशन ब्रेक हो जाएगी और ये एंशिएंट बीस्ट आजाद हो जाएगा, इसलिए अभी के लिए रुकने में ही भलाई है। जो सारी बातें सुनकर लिनडोंग यहाँ लिन लैंगटियान से कहता है कि तुमने सुना ना, मुझे लगता है कि मिस्टर डाउ ठीक कह रहा है, अगर हम दोनों लगातार यूं ही इसी तरह से फाइट करते रहे तो ये रिमेनेंट सोल पूरी तरीके से आजाद हो जाएगा और ये कंट्रोल खो देगा। उसके बाद ना तुम्हें फायदा होने वाला है ना मुझे, और हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी झेल नहीं पाएंगे। तो फिलहाल क्यों ना हम आपस में सुलह कर ले। जो सारी बातें सुनकर लिन लैंगटियान कहता है कि तुमने कहा सुलह, और ये कहती है वो इवल्स की तरह मुस्कुराकर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फौरन से उस सील के पिलर्स पर हमला करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ वो कह रहा था कि हम लोग सुलह तो जरूर करेंगे, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद हम देखते हैं कि उन पिलर्स की टूटने की वजह से ये एंशिएंट बीस्ट धीरे धीरे करके आजाद हो रहा था, जबकि साथ ही साथ वो प्लेटफॉर्म भी टूटने लगा, जिसकी वजह से मिस्टर डाउ और लिनडोंग फौरन से वहां से नीचे की तरफ गिर जाते हैं और साथ ही साथ उस एंशिएंट बीस्ट के आजाद होने की वजह से उसके सोल फ्रेगमेंट तेजी के साथ हवा में उड़ने लगे, जो कि इस जगह से एस्केप करना चाहते थे। इसलिए उन लोगों के रास्ते में जो भी आए वो उस पर हमला कर देंगे। जो सब देखकर मुशी यहाँ पर लिन लैंगटियान से कहता है कि ये फॉर्मेशन ब्रेक हो चुकी है, इसलिए हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, इससे पहले कि ये सोल फ्रेगमेंट हमें नुकसान पहुंचा दे। मुशी की बातें सुनकर लिन लैंगटियान बिल्कुल ऐसा ही करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्पिरिट बीस्ट के ये फ्रेगमेंट स्पिरिट लेक के ऊपर भी आ चुके थे, जिन फ्रेगमेंट्स को देखकर तो डायोन, मानशन और मोलिंग काफी जरा हैरान हो गए, क्योंकि ये स्पिरिट्स इन लोगों पर हमला बोल रहे थे। जहां मोलिंग उन स्पिरिट फ्रेगमेंट के अटैक्स को डॉज करते हुए अपने साथियों से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इन स्पिरिट फ्रेगमेंट को यहाँ से आजाद होने नहीं दे सकते, इसलिए हमें इन्हें यहीं पर रोककर डिस्ट्रॉय करना होगा। जो सुनकर ये तीनों बिल्कुल ऐसे ही करने लगे, वरना इन लोगों की इंपीरियल सिटी पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो जाएगी। बाहर की तरफ हम देखते हैं कि एम्परर को भी इस बात का एहसास हो गया था कि किसी ने एंशिएंट बीस्ट को आजाद कर दिया है। जो जानकर तो लिन क्लैन के लीडर उनसे कहते हैं फिर तो हमें जल्दी से जल्दी अंदर जाकर उन बच्चों को बचाना होगा, क्योंकि वही तो हमारा फ्यूचर है। लेकिन एम्परर उन्हें जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं, हम इस सील को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जा सकते। फिलहाल हम लोगों को कुछ भी करके उन सोल बीस्ट के फ्रेगमेंट्स को अंदर ही कैद करके रखना होगा, ताकि कम से कम नुकसान हो। किन क्लैन का लीडर सवाल करते हुए पूछता है कि क्या आप अपने थर्ड प्रिंस के बारे में नहीं सोच रहे, वो तो आपका बेटा है ना। जिस पर एम्परर अपनी दिल पर पत्थर रखते हुए कहते हैं कि अगर उन लोगों को 100 एम्पायर वार में सर्वाइव करना है तो उन्हें इस चैलेंज से भी गुजरना होगा। ये दुनिया ही ऐसी है कि यहाँ पर सिर्फ ताकतवर लोग ही सर्वाइव कर पाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ अंडरग्राउंड में मौजूद लिनडोंग पर आ जाता है, जो कि ऊंचाई से गिरकर बेहोश हो चुका था। पर तभी अचानक मिस्टर डाउ से होश में लाते हुए कहता है कि चलो भी उठो लिनडोंग। लिनडोंग उठकर देखता है कि ये भी एक प्लेटफॉर्म जैसी ही जगह थी, जहाँ पर उसके चारों तरफ लावा ही लावा मौजूद था, जबकि साथ ही साथ वो आजाद हुआ एंशिएंट स्पिरिट बीस्ट भी यहाँ उस लावा के अंदर गिरने की वजह से अचानक जिंदा होकर यहाँ बाहर आ जाता है, जो कि बहुत ही जरा पावरफुल दिखाई दे रहा था। मिस्टर डाउ घबराते हुए लिनडोंग से कहते हैं कि अब तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि ये एंशिएंट बीस्ट पूरी तरीके से अवेकन हो चुका है। और मिस्टर डाउ की ये बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि लिनडोंग ने फाइट करने के लिए फौरन से अपने गोल्डन स्पीयर को बाहर तो निकाल लिया था, लेकिन तभी अचानक वो बीस्ट सिर्फ एक ही पंजे से लिनडोंग को हिट करते हुए एक दीवार पर दे पटकता है। साथ ही साथ उसमें ये एबिलिटी थी कि वो अपने मुंह से एक जोरदार आग वाली लेजर निकाल सकता था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो लगातार लिनडोंग पर हमला करता जा रहा है। लिनडोंग यहाँ पर उस आग वाले अटैक को अपने स्पीयर से काफी मुश्किल के साथ ब्लॉक करते फौरन अपने थंडर ड्रैगन का इस्तेमाल करते उस बीस्ट पर हमला कर देता है, जिसका उस एंशिएंट बीस्ट पर ज्यादा असर नहीं हुआ। उल्टा वो अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हुए लिनडोंग को ही हिट कर चुका, जिस अटैक से लिनडोंग कैसे तैसे खुद को दोबारा से संभाल लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस एंशिएंट बीस्ट और लिनडोंग के दरमियान एक जबरदस्त फाइट हो रही थी, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उस एंशिएंट बीस्ट की स्ट्रेंथ लिनडोंग से कई गुना ज्यादा थी। दूसरी तरफ लिनडोंग का साइज चूंकि छोटा था, इसलिए हम देखते हैं कि वो सारा के सारा ध्यान अपनी रफ्तार पर दे रहा था। इसी तरह तेजी से मूव करते हुए लिनडोंग ये कोशिश करता है कि किसी हाल में भी वो एंशिएंट बीस्ट से हिट ना कर दे, जबकि साथ ही साथ लिनडोंग भी अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए छोटे मोटे हमले उस एंशिएंट बीस्ट पर करने की कोशिश करता है, लेकिन इन अटैक्स का कोई भी फायदा नहीं। इसलिए मिस्टर डाउ यहाँ पर लिनडोंग को समझाते हुए कह रहा था कि तुम्हारे ये मामूली अटैक इस बीस्ट का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, हमें कुछ और सोचना होगा। जिस पर लिनडोंग उससे सवाल करते हुए कहता है कि कुछ और क्या, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और ये कहती है लिनडोंग ने अपने स्पेयर को लेकर तेजी के साथ उस एंशिएंट बीस्ट की कमर पर हमला कर दिया, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस एंशिएंट बीस्ट की सोल पर अटैक होने की वजह से उसे काफी ज्यादा तकलीफ हुई। ये देखकर मिस्टर डाउ के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आ गया था। वो लिनडोंग से कहता है कि हमें किसी तरह भी करके इस एंशिएंट बीस्ट की बॉडी से उसकी सोल निकालनी होगी, उसके बाद हम इसे हरा सकते हैं। तुम एक काम करो, तुम किसी तरह से भी इसका ध्यान भटकाने की कोशिश करो ताकि मुझे मौका मिल सके और इसकी सोल को मैं इसकी बॉडी से बाहर निकाल दूं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो एंशिएंट बीस्ट तो किसी गॉडजिला की तरह काम कर रहा था, जिसके सामने लिनडोंग एक चूंटी के बराबर है। पर फिर भी लिनडोंग हिम्मत दिखाते हुए मिस्टर डाउ के कहे मुताबिक बिल्कुल ऐसा ही करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने एंशिएंट बीस्ट का ध्यान अपनी तरफ खींच
खींच लिया था। जिस मौके का फायदा उठाकर फौरन से मिस्टर डाओ भी यहाँ पर उस एंशिएंट बीस्ट के पीछे आ जाता है और उसने अपने सोल कैप्चरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसकी बॉडी से सोल खींचना शुरू कर दिया, जिसे तो शुरू में देखकर लिंदोंग को खुशी हो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लोग कामयाब हो रहे हैं। और तभी अचानक उस एंशिएंट बीस्ट के स्पिरिट फ्रैगमेंट ने तीसी के साथ बाहर निकलते हुए सारा के सारा काम बिगाड़ दिया, क्योंकि वो मिस्टर डाओ पर हमला कर चुके थे और एक बार फिर से ये बीस्ट नॉर्मल हो चुका था, जो देखकर लिंदोंग अपने मन में कहता है कि मुझे ही कुछ करना होगा। और ये कहती है अचानक से लिंदोंग अपने कुछ क्लोन्स क्रिएट कर लेता है, जिसके बाद वो तीसी के साथ उसी गॉडजिला टाइप बीस्ट की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंदोंग के सारे क्लोन उस एंशिएंट बीस्ट का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। और दूसरी तरफ लिंदोंग को मौका मिल चुका था कि वो अपने एंसेस्ट्रल सील के ब्लैक होल डिवोरिंग पावर का इस्तेमाल कर सके। जिस ब्लैक होल की पावर को एक्टिवेट करते ही लिंदोंग ने उस एंशिएंट बीस्ट की सोल को अंदर की तरफ खींचना शुरू कर दिया। और यहाँ पर थोड़ी देर की कोशिशों के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि लिंदोंग अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। इसी वजह से आसपास जितने भी स्पिरिट फ्रैगमेंट्स थे वो भी फौरन से गायब हो गए, जबकि ये एंशिएंट बीस्ट भी वहीं पर मर के नीचे गिर जाता है। लेकिन ऊपर की तरफ मौजूद लिन लैंगटियान या फिर बाकी में से किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर ये सब हुआ क्या। तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर डाओ भी फौरन से लिंदोंग के पास आ जाता है, जो कि लिंदोंग को शाबाशी देते हुए कहता है कि बच्चे तुमने कर दिखाया, लेकिन तुम ठीक तो हो ना। जिस पर लिंदोंग उसे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस सिर्फ इस एंशिएंट स्पिरिट बीस्ट की सोल को एब्सॉर्ब करते हुए थोड़ा सा थक गया। यहाँ जब वो ये सब कह ही रहा था तभी अचानक इन लोगों को उस एंशिएंट बीस्ट का माथा चमकते हुए दिखाई देता है, जिसके अंदर से एक ट्रेजर निकलते हुए तीसी के साथ बाहर आ गया। इस ट्रेजर स्फीयर को देखकर तो मिस्टर डाओ खुश होते हुए कहता है कि लिंदोंग क्या तुम देख पा रहे हो। जो सुनकर लिंदोंग ने भी फौरन से वो स्फीयर ट्रेजर अपनी तरफ खींच लिया और वो इसे देखते हुए कहता है कि ये तो एक स्पिरिचुअल ट्रेजर है। मिस्टर डाओ भी उस स्फीयर को काफी गौर से देखते हुए कहता है कि यकीनन इस एंशिएंट सेलेस्टियल क्रोकोडाइल ने इसे अपनी पूरी जिंदगी लगाकर बनाया होगा। ये सुनकर तो लिंदोंग हैरान होते हुए कहता है कि क्या बीस्ट भी इस तरह के स्पिरिचुअल ट्रेजर बना सकते हैं, आज तक मैंने ऐसी बात कभी नहीं सुनी। जिस पर मिस्टर डाओ उसे समझाते हुए कहता है कि ऑर्डिनरी बीस्ट तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि ये एक एंशिएंट सेलेस्टियल क्रोकोडाइल था और इसके रिमेनेंट सोल में भी काफी ज्यादा पावर थी, तो हाँ बेशक ऐसे एक पावरफुल बीस्ट के लिए स्पिरिचुअल ट्रेजर क्राफ्ट करना कोई भी मुश्किल काम नहीं। लिंदोंग भी अपने इस न्यू स्पीयर ट्रेजर को देखकर खुश होते हुए कहता है कि ये यकीनन एक अर्थ ग्रेड का स्पीयर वेपन होगा, जबकि मिस्टर डाओ भी कह रहा था कि हाँ हम लोगों को तो ऐसे ट्रेजर की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ये स्पिरिचुअल ट्रेजर तुम्हें आने वाले 100 एम्पायर वॉर के दौरान काफी ज्यादा मदद करने वाला है, और इसके अलावा तुमने जो उस एंशिएंट डिवाइन बीस्ट की स्पिरिट को एब्सॉर्ब करा है, तुम फ्यूचर में उसे भी बाहर की तरफ समन करके उससे फाइट करवा सकते हो। सोचो कितना मजा आएगा, एक ऐसा पावरफुल एंशिएंट बीस्ट तुम्हारे लिए फाइट कर रहा हो। जो सुनकर लिंदोंग सरप्राइज होते हुए कहता है कि क्या सच में, लेकिन उसके निर्वाणा रैल्म को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि मैं उसे इतनी आसानी के साथ समन कर सकता हूँ। जिस पर मिस्टर डाओ से समझाते हुए कहता है कि बेशक तुम ये काम कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा बहुत ब्लड एसेंस चाहिए होगा, वो भी एक इससे भी ज्यादा पावरफुल एंशिएंट बीस्ट का। लेकिन चलो ये बात की बातें हैं, फिलहाल तुम इस एंशिएंट बीस्ट का ब्लड एसेंस कलेक्ट कर लो। जो सुनकर लिंदोंग बिल्कुल ऐसे ही करते हुए फौरन से जंप करके उस एंशिएंट सेलेस्टियल क्रोकोडाइल की बॉडी के सामने आ गया, जहां पर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसकी बॉडी से ब्लड एसेंस इकट्ठा करना शुरू कर देता है, जिसे थोड़ी देर में लिंदोंग ने पूरी तरीके से एब्सॉर्ब करते हुए यहाँ एक पिल फॉर्म में कंडेंस कर लिया था। इसके बाद वो मिस्टर डाओ से कहता है कि चलो अब हमें यहाँ से बाहर जाना चाहिए, क्योंकि मुझे भी उस होली स्पिरिट लेक के अंदर बैठकर कल्टीवेशन करनी है। जो सुनकर मिस्टर डाओ लिंदोंग को डांटते हुए कहता है कि बेवकूफ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ऊपर तो बस सिर्फ एक पहाड़ की चोटी है, असली पहाड़ तो यहाँ नीचे मौजूद है। जितनी कंडेंस और प्योर एनर्जी यहाँ पर है उतनी ऊपर कभी भी हो ही नहीं सकती। जो सुनकर लिंदोंग मुस्कुराते हुए कहता है कि पता नहीं मैं कब से इतना बेवकूफ हो गया, और इसके बाद वो वहीं पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन शुरू कर देता है। ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि लिन लैंगटियान भी थोड़ी देर में यहाँ पानी से बाहर आ गया था, जिससे मोलिंग सवाल करते हुए कहता है कि नीचे आखिर क्या हुआ। और यही सेम सवाल होली स्पिरिट पूल से बाहर आने के बाद एम्परर ने भी लिन लैंगटियान से किया था, जहाँ लिन लैंगटियान झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं और लिंदोंग दोनों ही पानी के गहराई में गए थे, मुझे लगा कि वो भी मेरी तरफ वहाँ पर सिर्फ इसलिए जा रहा है ताकि वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर सके, लेकिन ऐसा नहीं था। वो तो मुझे मारने के इरादे में था, इसलिए उसने मुझ पर जानलेवा हमला करना शुरू कर दिए। इवन कि मैंने उसे समझाने की कोशिश भी करी थी कि ऐसा मत करो, इसकी वजह से इस एंशिएंट बीस्ट की सील टूट जाएगी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और ताकत की लालच में उसने एंशिएंट बीस्ट की सील तोड़ दी, जिसकी वजह से वो दोनों ही नीचे मौजूद लावा में गिरकर मारे गए। ये सुनकर बाकी के तीनों क्लैन लीडर्स तो यहाँ लिंदोंग को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं कि वो एक नंबर का कमीना था, उसने इस पूरी की पूरी इंपीरियल सिटी को दांव पर लगा दिया। साथ ही साथ वो यहाँ पर उसके सेक्ट लीडर को भी डांटते हुए कह रहे थे कि इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी, जबकि लिन लैंगटियान तो अपने मन ही मन में खुश हो रहा था। पर तभी अचानक पीछे से लिंदोंग की आवाज सुनाई दी, जो कि आते ही कहता है कि कोई मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। झूठ बोलने की भी एक हद होती है। यह लिंदोंग की आवाज सुनकर तो लिन लैंगटियान की आंखें पटी की पटी रह गई थी, उससे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये जिंदा कैसे बच गया, जबकि बाकी के सब लोग भी लिंदोंग को उस होली स्पिरिट पूल के अंदर से जिंदा बाहर आता हुआ देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज
हो चुके थे। तभी अचानक ज़्यावियन तो अपने मास्टर को देखकर खुश होते फौरन से उसके पास जाकर उसके गले लग जाता है, जहाँ लिनडोंग भी उस क्यूट से ज़्यावियन को प्यार करते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी तरफ लिन लैंगटियान तो अभी भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं था, बल्कि वो लिनडोंग पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने इस पूरी की पूरी यान डायनेस्टी को खतरे में डाल दिया था, अभी के अभी एम्परर से माफी मांगो। जो सुनकर दूसरी तरफ लिनडोंग भी फौरन से खड़ा होकर यहाँ पर एम्परर को सारी सच्चाई बता देता है कि वहाँ पर ये सब करने वाला मैं नहीं बल्कि लिन लैंगटियान था। लेकिन चूंकि अब दोनों ही अलग अलग कहानी बता रहे थे, इसलिए एम्परर को खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किसकी बातों का यकीन करे। लेकिन फिलहाल वो यहाँ पर सवाल करते हुए कहते हैं कि वैसे उस एंशिएंट बीस्ट का क्या हुआ, जिस पर लिनडोंग इन सब लोगों को जवाब देते हुए कहता है कि मैंने उसे जान से मार डाला। जो सुनकर तो सब लोग ही शौक हो गए। वांग ली उसकी बात का यकीन ना करते हुए कहता है कि हम आखिर तुम पर यकीन कैसे कर ले, तुम इतने भी पावरफुल नहीं कि एक एंशिएंट बीस्ट को जान से मार सको। जो सुनकर दूसरी तरफ वांग लिंग ने मुस्कुराते फौरन से वही ट्रेजर बाहर निकाल लिया जिसे बोन स्पीयर कहते हैं, जो कि उस एंशिएंट बीस्ट की मौत का सबूत था। यहाँ पर लिन लैंगटियान को तो ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसके हाथ से इतना कीमती ट्रेजर चला गया। लेकिन एम्परर ये देखकर जोर जोर से हंसने शुरू हो गए क्योंकि वो लिनडोंग से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो चुके हैं। वो लिनडोंग से कहते हैं कि लिनडोंग तुम जानते नहीं कि तुमने हमारे ग्रेट यान डायनेस्टी पर कितना बड़ा एहसान कर दिया। इस एंशिएंट बीस्ट की वजह से हमारी रॉयल फैमिली 100 साल से बहुत ज्यादा परेशान थी। और ये कहते हुए वो 100 साल पहले की कहानी बताना शुरू हो गए, जहाँ इस एंशिएंट सेलेस्टियल क्रोकोडाइल ने यहाँ यान डायनेस्टी पर हमला बोल दिया था। कई सारे पावरफुल कल्टिवेटर ने मिलकर उसे मारने की कोशिश करी। इवन की सुपर सेट की भी कई सारे वॉरियर्स इस काम में हिस्सा ले चुके थे, लेकिन फिर भी इस काम में कोई कामयाब नहीं हो पा रहा था। इसलिए उन लोगों ने कैसे तैसे करके इस एंशिएंट बीस्ट को कैद करते हुए इस पुल के नीचे रख दिया, जहां ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद कभी न कभी तो ये एंशिएंट बीस्ट मारा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ रॉयल फैमिली को हमेशा इसके आजाद होने की परेशानी लगी रहती थी और लिनडोंग ने आखिरकार वो परेशानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दी। इसलिए वो लिनडोंग का शुक्रिया अदा कर रहे थे, जिस पर लिनडोंग मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि मैं तो बस सिर्फ लकी था। जो सुनकर एम्परर हंसते हुए कहते हैं कि नहीं, तुम लकी नहीं बल्कि काफी ज्यादा ताकतवर हो और इसीलिए ये बोन स्पीयर भी तुम्हें ही बिलोंग करता है क्योंकि तुमने ही इतनी बहादुरी वाला काम किया। जो सुनकर लिनडोंग भी खुशी खुशी उस बोन स्पीयर को अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ एम्परर कह रहा था कि बेशक आज के दिन एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला था और मैं ये भी नहीं जानता कि कौन सच कह रहा है कौन झूठ, लेकिन चूंकि अंत भला तो सब भला, इसलिए मैं इस मसले को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ क्योंकि यान डायनेस्टी का इससे काफी ज्यादा भला हो चुका है। ये सब कहने के बाद वो उन 5 डिसाइपल्स को आराम करने के लिए बोलते हैं क्योंकि अगले 5 दिन बाद 100 एम्पायर्स बैटल शुरू होने वाली है। यहाँ एम्परर की ये बात सुनकर ये सब लोग आराम करने के लिए वहाँ से चले गए, जिन्हें जाता हुआ देखकर मूलिंग अपने फादर के पास आकर कहता है कि आखिर आपने लिनडोंग को वो बोन स्पीयर क्यों दिया, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेजर था। और साथ ही साथ आपने उससे ये सवाल भी नहीं किया कि आखिर उसने एक एंशिएंट बीस्ट को कैसे जान से मार डाला, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जिस पर एम्परर अपने बेटे को जवाब देते हुए कहते हैं कि लिनडोंग के पास ऐसी एबिलिटी है जो कि हमारे पास नहीं, इसलिए फिलहाल मैं उसे दुश्मन बनाने का फैसला नहीं कर सकता। अगर गलती से वो ऑफेंड हो गया और उसने हमारे खिलाफ जाने की हिम्मत करी तो हम उसे रोक नहीं पाएंगे, बल्कि उल्टा मुझे इस लड़के लिनडोंग में ग्रेट पोटेंशियल दिखाई दे रहा है जो कि 100 एम्पायर्स वॉर में हमारे काम आएगा। इसलिए जितना हो सके लिनडोंग को अपना दोस्त बनाने की कोशिश करो। अपने फादर की ये सारी बातें सुनकर मोलिंग जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है फादर, जैसा आप कहो। यहाँ इसके बाद हम लोगों को रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिनडोंग ने जो एंशिएंट बीस्ट की बॉडी से ब्लड एसेंस इकट्ठा किया हुआ था उसमें से वो थोड़ा सा ज़्यावियन की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ज़्यावियन की बॉडी के आसपास काफी ज्यादा एनर्जी इकट्ठा हो चुकी थी। लिनडोंग तो उसके लिए परेशान हो रहा था क्योंकि ज़्यावियन काफी समय से बिल्कुल ऐसे ही खड़ा है, लेकिन मिस्टर डाउ से समझाते हुए कहते हैं कि फिक्र मत करो, इस फुलिश टाइगर को कुछ नहीं होगा। ये एनर्जी ज़्यावियन की बॉडी के आसपास सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो इसके इस्तेमाल करते हुए खुद के लेवल को ब्रेक थ्रू कर सके और साथ ही साथ खुद की बॉडी को इवॉल्व कर सके। एक बार ये सारे के सारे ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब कर ले उसके बाद हमारा टाइगर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। जो सुनकर लिनडोंग खुश होते हुए कहता है कि सच में फिर तो अच्छा हुआ, हम लोग मौत को छूकर इतने करीब से वापस लौटे हैं, लेकिन ये सफर इतना ज्यादा बेकार नहीं गया क्योंकि इससे हमें बहुत सारा फायदा हुआ। मिस्टर डाउ यहाँ पर लिनडोंग को बताता है कि ज़्यावियन के पास म्यूटेशन ब्लड लाइन है, इसलिए तुम जितना इसे ब्लड एसेंस खिलाओगे ये उतना ज्यादा ताकतवर होता रहेगा, इसलिए तुम्हें इसके लिए और भी ज्यादा ब्लड एसेंस लाने चाहिए। जो सारी बातें सुनकर लिनडोंग सवाल करते हुए कहता है कि वैसे मैंने सुना है कि अगर एक बीस्ट निर्वाणा रेल्म तक पहुंच जाए तो वो ह्यूमन फॉर्म अचीव कर सकता है, क्या ये बात सच है? जिस पर मिस्टर डाउ जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, अगर इस फुलिश टाइगर ने किसी तरीके से निर्वाणा ट्राइबोल्यूशन को पास कर लिया तो तब हो सकता है कि ज़्यावियन ह्यूमन फॉर्म को अचीव कर ले, लेकिन तब भी ये एक बुद्धू टाइगर ही रहेगा। इसके बाद मिस्टर डाउ यहाँ पर लिनडोंग को भी कल्टीवेशन करने के लिए बोलता है क्योंकि वो उसे बता रहा था कि 100 एम्पायर वॉर्स में तुम्हारे खिलाफ जो एनिमीज होंगे वो काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। इवन की लिन लैंगटियान को भी आज के दिन तुम्हारी वजह से जो नुकसान हुआ उसकी वजह से वो तुमसे बदला लेने के लिए वापस जरूर आएगा। लिनडोंग इस बात को अच्छे से समझता था, पर साथ ही साथ वो अपने मन में यहाँ किंगजी को याद कर रहा
चाहता क्योंकि 100 एम्पायर्स वार में वो उससे भी जाकर मिल सकता है। यहाँ लिंदोंग की याद करने पर सीन शिफ्ट होकर दूर कहीं मौजूद मिस किंगजी पर आ गया, जो कि अपने मास्टर से मिलने के लिए आई हुई थी। दूसरी तरफ किंगजी की मास्टर उसे 100 एम्पायर वार बैटलफील्ड में जाने के लिए बोलती है क्योंकि जल्दी वहां पर कंपटीशन शुरू होने वाला है। और दूसरी तरफ किंगजी की मास्टर को वहां पर कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी देखने को मिली, इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किंगजी को वहां पर भेज देती है। जो ऑर्डर सुनकर मिस किंगजी जवाब देते हुए कहती है कि जैसा मास्टर चाहे। ये कहती है मिस किंगजी फन से उस एंशिएंट बैटलफील्ड की तरफ रवाना हो गई। और यहाँ इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लॉन्ग वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना।